हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बहुत सी रिएक्शंस हैं। आपको रिएक्शंस आज थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, बट ये रिएक्शंस ज़्यादातर रिएक्शन कहीं एल्काइल हैलाइड चैप्टर में आती हैं तो कहीं अल्कोहल चैप्टर में आती हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शंस को रिवाइज करते हैं तो एक ही रिएक्शन अलग अलग चैप्टर्स में भी आपको पढ़ने को मिल जाती हैं। इससे रिएक्शंस याद रखना आसान हो जाता है, रिएक्शंस का रिविज़न आसान हो जाता है। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है आज। हाइड्रोकार्बन में मेनली मैं 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, सेकेंड पार्ट में एल्कीन एंड एल्काइन, एंड थर्ड इसका जो पोर्शन होगा, थर्ड पार्ट होगा, उसमें बेंजीन और बेंजीन की रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि इसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने काफ़ी कुछ पोर्शन जो समझाने वाला पोर्शन है उसे तो खैर मैं लिखूंगा, लेकिन काफ़ी कुछ पोर्शन पहले से लिख के तैयार रखा हुआ है, जिससे कि मेरा और आपका टाइम थोड़ा सा कम लगे। कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके, टॉपिक्स को कवर कर सके, रिएक्शंस को पढ़ सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन्स। एल्केन्स फर्स्ट है एल्केन्स। इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है, पैराफिन्स भी कहा जाता है। पहले तो हम फॉर्मेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस है फॉर्मेशन की, उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें फॉर्मेशन का भी फर्स्ट रिएक्शन है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अगर किसी एल्कीन का या किसी एल्काइन का कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन किया जाए, मींस हाइड्रोजन से रिएक्शन किया जाए, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर तो होती नहीं है। लेकिन अगर आपने मेटल कैटलिस्ट लिए, मेटल का कैटलिस्ट कौन से, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या इसके अलावा भी कुछ कैटलिस्ट है, उस केस में ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है और पाई बॉन्ड टूट जाएगा और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। मतलब एल्कीन पर तो कुछ इस तरह से हाइड्रोजनेशन होगा कि पाई बॉन्ड टूट गया और H और H जुड़ गए। एल्काइन पर कुछ इस तरह से हाइड्रोजनेशन होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटा है तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड थे एल्काइन पर तो दोनों पाई बॉन्ड टूट गए, तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और ये जो हीट रिलीज होती है उसे कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एल्काइन से हीट कंपैरेटिवली ज्यादा निकलेगी पर मोल अगर बात करें तो, क्योंकि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं हीट उतनी ही ज्यादा निकलती है। ये मैं आपको बता भी चुका हूं। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है कि मेटल की सरफेस पर, ये जो मेटल है, मेटल की सरफेस पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्प्शन हो जाता है, एड्सॉर्प्शन करते हैं। मतलब इसकी मेटल की सरफेस पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आके चिपक गए और जैसे ही एल्कीन और एल्काइन या जो भी आपने कंपाउंड जिसका हाइड्रोजनेशन कराना है उसको पास किया इस मेटल के सरफेस के पास में, तो इस मेटल के सरफेस पे जो हाइड्रोजन्स हैं उन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ इस एल्कीन से, यहाँ का पाई बॉन्ड टूटता गया, इनके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता गया, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता गया। फाइनली यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे। कुल मिला के एल्कीन पर 2 हाइड्रोजन आके चिपक गए और बाहर निकल गए। ये रिएक्शन सिन एडिशन रिएक्शन होती है। सिन एडिशन का मतलब है दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आकर जुड़ जाते हैं। ये एक हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है कि इसमें मेटल तो सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस स्टेट में, मतलब डिफरेंट फेजेस में यहाँ रिएक्टेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जिस एल्कीन पर साइज ज्यादा है, जिस एल्कीन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, वो मेटल की सरफेस के पास में आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बड़े बड़े ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कमजोर होगी, स्लो होगी। जैसे अगर कोई एल्कीन, ऐसा कोई एल्कीन है जिस पर 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो उस पर 4 एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इस कारण से उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अगर 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो उस पर रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। 2 एल्काइल ग्रुप हैं, जैसे ये एल्कीन है, इस पर ये एक R ग्रुप है, ये दूसरा R ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा होगी। अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा, और ये लीजिए इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा। मतलब ये इथाइलिन है, कहने का मतलब बड़े बड़े ग्रुप होंगे रिएक्टिविटी उसकी उतनी ही कम होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय वुड्स रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किया जाए सोडियम मेटल के साथ में, तो उस केस में एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन, सोडियम भी 2 यहाँ होगा, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, ड्राई ईथर यहाँ सॉल्वेंट का काम करता है। उस केस में यहाँ से हेलोजन और सोडियम बाहर निकलेगा और R कंबाइन हो जाएगा। इससे मीथेन नहीं बनाए जा सकते और ये सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ एल्काइल हैलाइड लिया, उस केस में रिएक्शन करोगे तो सोडियम इन हैलाइड्स को निकाल के ले जाएगा, R और R आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अगर यहाँ R इक्वल्स टू एरोमेटिक हो, अगर यहाँ दोनों के दोनों R एरोमेटिक हो तो उसे वुड्स फिटिक, सॉरी उस केस में उसे फिटिक रिएक्शन कहा जाता है। अगर एक एलिफेटिक हो और एक एरोमेटिक हो तो उसे वुड्स फिटिक रिएक्शन कहा जाता है। अभी तो हम लोग एल्केन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो वुड्स रिएक्शन से एल्केन फॉर्मेशन इस तरीके से हो सकता है। अगर यहाँ आपने मिथाइल हैलाइड लिया है तो दोनों R ग्रुप कौन होंगे? मिथाइल होंगे। अगर आपने आइसोप्रोपाइल लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अगर आपने मिथाइल लिया है और इथाइल का मिक्सचर ले लिया, मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड का मिक्सचर ले लिया, तो प्रोडक्ट भी मिक्सचर ही बनेगा। उस केस में मिथाइल भी कंबाइन हो सकता है, मिथाइल इथाइल भी कंबाइन हो सकता है, और इथाइल इथाइल भी कंबाइन हो सकता है। तो इस केस में अगर आपने सोडियम प्लस ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे, मतलब ईथेन भी बनेगा, ब्यूटेन भी बनेगा और प्रोपेन भी यहाँ बनेगा। ठीक है, ये है वुड्स रिएक्शन। याद रखना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर ये प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बन सकता। नेक्स्ट रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से भी एल्केन बनते हैं। देखो, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, जैसे ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लिया, सोडियम या पोटेशियम जो भी सॉल्ट लिया जाए, एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है इसका, और इस एक्वा सॉल्यूशन का किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उस केस में यहाँ ये जो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड है वो R में कंबाइन हो जाता, कन्वर्ट हो जाता है। R मतलब जो मिथाइल है तो मिथाइल में कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ CO2 गैस निकलती है एनोड से, कैथोड से H2 गैस बाहर निकलती है और NaOH भी बनता है। याद रखिएगा, CO2 गैस बाहर निकलती है ऑन एनोड से बाहर निकलती है, ठीक है, और कैथोड से H2 गैस बाहर निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? मैकेनिज्म की हालांकि इसमें इतनी जरूरत नहीं है, बट इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे मैं इसमें थोड़ा बहुत मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनायन है उसका बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है एनोड पर इसका बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ही तो ऑक्सीडेशन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये बन जाएगा न्यूट्रल, ये बन गया न्यूट्रल, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। अब इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है और ये बॉन्ड टूटता है, होमोलाइसिस होता है, एक R रेडिकल बनता है, एक कार्बन रेडिकल बनेगा, ये कार्बन रेडिकल और ये ऑक्सीजन रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड में आ लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, R रेडिकल बना प्लस CO2 बना, जो कि CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है एनोड से, और ये जो R रेडिकल है वो कंबाइन हो जाता है दूसरे R रेडिकल से, R बन जाता है इस रिएक्शन में। यहाँ एनोड के पास R मतलब एल्केन बन जाएंगे। जैसे वुड्स रिएक्शन में R कंबाइन होते थे,
वैसे यहाँ रिएक्शन है। अगर वुड्स रिएक्शन में याद करो मिक्सचर ले लिया गया था एल्काइल हैलाइड का, तो उस केस में प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा। यहाँ भी बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी एल्केन्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लिया जाए, ठीक है। यहां ये जो R ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए लिया जाता है सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब हुआ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम के प्रेजेंस में इसे रिएक्शन की जाती है, ये है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में एक कार्बन कम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बन जाएगा RH, और जो कार्बन कम होता है वो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकलता है, H2 वगैरह भी बनता है। यहां पर क्लियर है। मैकेनिज्म देखना चाहो तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें एनायन बनता है। जैसे मैकेनिज्म लिख के बताऊं कि ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, बेस से रिएक्शन करते ही पहले सॉल्ट बनेगा। अगर एसिड भी लिया है तो बेस से रिएक्शन करते ही पहले सॉल्ट बनेगा, तो ये सॉल्ट बना, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया R- पर, और ये इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। कुल मिला के यहाँ R- बनता है और यहाँ CO2 बनता है। ये CO2 NaOH से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये एनायन कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये एनायन वाटर से H+ एब्जॉर्ब कर लेता है और RH बना लेता है। वाटर से H+ एब्जॉर्ब कर लेता है, H2O से H+ एब्जॉर्ब कर लेता है, RH बन गया और वाटर का OH बाहर निकल गया। ये इस तरह की कुछ रिएक्शन है। यहाँ इस चीज का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। अगर कोई रिएक्शन में किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है तो सबसे स्लो स्टेप कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसकी रेट ओवरऑल रिएक्शन की रेट के बराबर होती है, ठीक है। तो RDS में जब फ्री ये एनायन बनता है तो जितना स्टेबल एनायन बनेगा ये RDS उतनी ही फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। कहने का मतलब यहां अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी की बात करूं तो अगर ये R प्राइमरी होगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, सेकेंडरी होगा तो थोड़ा स्लो होगी, टर्शरी होगा तो और स्लो होगी। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये मैंने यहीं लिख दिया। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंटरमीडिएट, ठीक है। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी की बात आपसे पूछी जाए किसी क्वेश्चन में कि CH3COOH है और यहाँ इस तरह का COOH है, यहाँ ये टर्शरी है और फिर यहाँ COOH है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ से जब ये निकलेगा और मिथाइल एनायन बनेगा तो प्राइमरी होगा, यहाँ इस कार्बन पे एनायन बनेगा तो सेकेंडरी होगा, ये टर्शरी होगा। और आपको मैंने बता ही दिया था कि प्राइमरी एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जितना स्टेबल एनायन इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्टिविटी उतनी ही फास्ट होगी। तो ये रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, इससे भी एल्केन बनाए जा सकते हैं। चले नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन करने से भी एल्केन बनते हैं। इससे कई मेथड हैं, जिनमें से 3 मेथड मैं यहां आपको बता रहा हूं। फर्स्ट है बाय मेटल प्लस एसिड, नेक्स्ट है रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, थर्ड है हाइड्रोजनेशन किया जाए, मेटल प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन किया जाए एल्काइल हैलाइड से तो भी एल्केन बनते हैं। तो रिएक्शन फर्स्ट मैं ले रहा हूं ए वाला पार्ट, मेटल प्लस एसिड के साथ रिडक्शन करा दिया जाए। अगर किसी एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन मेटल प्लस एसिड लिया जाए, अब इसमें NCERT में बहुत सारे मेटल प्लस एसिड लिए हुए हैं तो उनकी टेंशन मत करना। अगर ये रिएक्शन लिया है तो ये रिडक्शन होना है कि अगर ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो इसका रिडक्शन होके RH बन जाता है। जैसे जिंक प्लस HCl लिखा हो तो भी रिडक्शन होगा, है ना। और अगर सोडियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस एसिटिक एसिड या और भी कई लिए जाते हैं,
है ना, उनकी प्रेजेंस में। जिंक एल्युमिनियम भी लिया जाता है, जिंक एल्युमिनियम अलॉय प्लस एसिटिक एसिड, और भी बहुत सारे होते हैं यार। कुल मिला के मेटल प्लस एसिड लिया हो तो आप लोगों को एल्केन बनाना है एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर कोई एल्काइल हैलाइड है प्राइमरी या सेकेंडरी, उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दी जाए तो इसमें हाइड्राइड में ये जो H है ना, ये हाइड्राइड है, H माइनस के फॉर्म में जाकर जुड़ेगा इस R के साथ में, RH बन जाता है और ये हेलोजेंस जो है वो एल्युमिनियम और लिथियम के हैलाइड्स बना लेते हैं। अगर यहां एल्काइल हैलाइड टर्शरी हो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्केन नहीं बनाता है, ठीक है, एल्केन नहीं बनाता है, ये करेस्पॉन्डिंग एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है इसे, एल्कीन। एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, उससे ये एल्कीन बन जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो तो एल्केन बनेगा। लेकिन मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाए किसी भी एल्काइल हैलाइड का, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाए निकल प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह की प्रेजेंस में, और हीट वीट थोड़ा बहुत करना पड़ता है इसके लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RH में, और हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या बना देंगे, मेटल्स के हैलाइड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन इस तरीके से 3 तरीके से किया जा सकता है जिससे एल्केन बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन HX के साथ में रिडक्शन किया जाए। HX में भी HI रेड फॉस्फोरस के साथ रिडक्शन, बहुत बढ़िया रिडक्शन है, रिडक्शन विद HI प्लस रेड फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस बहुत अच्छा, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो ज्यादातर फंक्शक उसको रिड्यूस करते 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 एल्केन तक पहुंचा देता है। जैसे अल्कोहल है, इससे भी RH बनेगा, एल्काइल हैलाइड से भी RH बनेगा, एल्डिहाइड है तो R और जितने कार्बन है उतने ही रहेंगे, ऐसे कार्बन कम मत करना, RCH3 बन जाएगा। ये कीटोन है तो RCH2 बन जाएगा, है ना, यहाँ CH2 और R, और यहां से भी मतलब कार्बन वगैरह हटा देना, जो ऑक्सीजन है वो हटा देना, कार्बन उतने ही रखना और एल्केन कन्वर्ट कर देना। जैसे अल्कोहल की रिएक्शन HI प्लस रेड फॉस्फोरस से की तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, RH बनता है। हाँ, यहाँ HI जो है ना वो आयोडीन के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन और HI का हो जाता है ऑक्सीडेशन। HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्काइल हैलाइड से भी क्या बनेगा, RH बनेगा, आयोडीन तो सब में बनने वाली है वो मैं लिख नहीं रहा हूं। एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देंगे, CH3 बन गया। यहां कीटोन का रिडक्शन कर दोगे तो यहां CH2 और R। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दोगे तो उतना ही कार्बन वाला कार्बोक्सिल एल्केन बना देना है। ये एस्टर है तो एस्टर में यहां R और ये CH3 बना देना, और ये जो अल्कोहल एस्टर के इस तरफ जो कार्बन है उसे भी एल्केन बना देना, मतलब ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और ये बन गया R-H। ये तरीके हैं जिससे कि रिडक्शन कर दो HI रेड फॉस्फोरस से तो ज्यादातर कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो HI रेड फॉस्फोरस रिडक्शन करने पर वो एल्केन में ना कन्वर्ट होकर अमीन्स बनाते हैं, वो अमीन चैप्टर में मैं लूंगा अभी रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं, बाय क्लीमेंशंस रिडक्शन एंड वोल्फ-क्रिश्चियन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करके भी हम लोग एल्केन बना सकते हैं। एक रिडक्शन तो अभी बताया था एल्डिहाइड कीटोन का HI रेड फॉस्फोरस से, ये 2 रिडक्शन और हैं। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो मतलब C डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, उसका रिडक्शन अगर जिंक अमलगम प्लस HCl से कर दिया जाए तो क्लीमेंशंस रिडक्शन होता है, क्लीमेंशंस रिडक्शन होगा। और क्लीमेंशन रिडक्शन में यहां ऑक्सीजन को हटाकर 2 H आ जाएंगे प्लस H2O और कुछ मेटल के हैलाइड, जिंक का हैलाइड वगैरह बनता है। बैलेंस नहीं करना है, कुल मिला के यहां एल्केन बन गया, C डबल बॉन्ड O की जगह 2 H आके जुड़ गए।
ऐसे ही अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्राजीन मतलब NH2 इससे किया जाए बेसिक मीडियम में KOH के साथ में ग्लाइकॉल वगैरह भी लेते हैं, लेकिन वो खास बात नहीं है, दोनों रिएजेंट ये इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्राजीन प्लस बेस लिया जाए तो इस रिएक्शन को कहा जाता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन से भी एल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये भी रिएक्शन ऐसी है कि यहां 2 H आ जाएंगे, N2 गैस इसमें बाहर निकलती है प्लस H2O प्लस बस ये। तो याद रखिएगा इसमें N2 गैस बाहर निकलती है, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और एल्केन भी यहाँ बनते हैं। आप जैसा एल्डिहाइड कीटोन लोगे उसी तरीके का यहाँ एल्केन बन जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे कि एल्केन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है? किसी भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल का अगर डायरेक्ट बॉन्ड हो, किसी भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल अगर डायरेक्ट जुड़े हैं तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मींस कार्बन प्लस मेटल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, बहुत से एग्जांपल्स हैं। सबसे ज्यादा तो दिया जाता है गिगनारी एजेंट RMgX, इसमें कार्बन का बॉन्ड मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा R2CuLi ये गिलमांस रिएजेंट है। R2 कैडमियम ये भी कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। R2 जिंक भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। RZnX भी, हालांकि ये ज्यादा देर तक बनता नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब इनसे भी एल्केन बनाए जा सकते हैं। हालांकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस रिएजेंट से तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह सब बना सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गिगनार्ड रिएजेंट। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन की रिएक्शन समझ लो। यहाँ इंपॉर्टेंट तो एल्काइल हैलाइड में गिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन ही है, लेकिन मैं यहाँ 2 और रिएजेंट भी आपको बता दूंगा। देखो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम के साथ में की जाए ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, एल्काइल हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में मैग्नीशियम यहाँ बीच में बैठ जाएगा R के और RMgX बन जाएगा। ये है गिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, अगर ये वाला बनाना है RLi वाला, ये भी गिगनार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाना है तो RX की रिएक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई सा भी हो, उसकी रिएक्शन लिथियम से करें तो 2 लिथियम से रिएक्शन होगी, RLi बनेगा प्लस LiX बनेगा। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर आपको R2CuLi बनाना है जिसे गिलमांस रिएजेंट कहते हैं, तो उसको बनाने का भी मेथड है। ये जो RLi है ना, इससे बनाया जा सकता है। तो RLi की रिएक्शन, ये रहा RLi, इसकी रिएक्शन कॉपर आयोडाइड के साथ में की जाए तो RLi के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे तो ये R2CuLi बनेगा प्लस Li आयोडाइड बनेगा। ये गिलमांस रिएजेंट है। ये क्या कहलाता है? गिलमांस रिएजेंट। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किस तरह से एल्केन बनाएंगे वो सुन लो आप। रिएक्शन सिंपल सी है। गिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है? गिगनार्ड रिएजेंट से और गिलमांस रिएजेंट से, दोनों को ले रहा हूं। गिगनार्ड रिएजेंट क्या है, मैंने क्या बताया भाई? RMgX है। ठीक है, यहां दीजिए RMgX जो गिगनार्ड रिएजेंट है उसमें X इक्वल्स टू फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन का गिगनार्ड बनता नहीं है। R कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एरोमेटिक रिंग, बेंजाइल, विनाइल वगैरह कुछ भी हो सकता है। कार्बन कंटेनिंग पार्ट होना चाहिए गिगनार्ड रिएजेंट में। ठीक है, तो गिगनार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाया जा सकता है, उसके 2 तरीके हैं। एक तो मेथड नंबर 1, गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी एसिडिक H से कर दी जाए। कोई एसिड है, ZH है, Z कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं अपनी तरफ और इस हाइड्रोजन पे ठीक ठाक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। गिगनार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल
अपनी और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए इस कार्बन पे भी सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज होता है। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब एक अच्छा बेस होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर सकता है। तो जब इस बेस की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो ये R माइनस की रिएक्शन H+ से यहां ये एसिड की तरह बिहेव करे, अभी बता दूंगा Z कौन कौन हो सकता है। उस केस में ये R माइनस इस H+ के साथ रिएक्शन कर लेगा और एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी और RH बन जाएगा। और मैग्नीशियम के साथ ये X तो जुड़ा हुआ ही है और ये Z ग्रुप भी जुड़ जाएगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है। अच्छा, यहां Z कौन कौन सा हो सकता है? वेयर Z ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? ZH कौन कौन से हो सकता है? कोई भी ऐसा H जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सल्फोनिक एसिड हो, फिनॉल हो, ऑक्सीजन से बॉन्डेड H होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा H जो कि हेलोजन से बॉन्डेड हो, ये भी एसिडिक होता है। नाइट्रोजन से बॉन्डेड H को भी गिग्नार रिएजेंट एसिडिक मानता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, फिर गिग्नार रिएजेंट के लिए एसिडिक है। सल्फर से बॉन्डेड H भी एसिडिक होता है, और आपको बता दूं सल्फर से बॉन्डेड H ऑक्सीजन से बॉन्डेड H के रेस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक होता है, तो रिएक्शन तो कर ही लेगा आसानी से बेस से, ठीक है। इसके अलावा sp कार्बन से बॉन्डेड H भी एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि sp कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण, और यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये इतने सारे ग्रुप्स हो सकते हैं जो Z की तरह Z की जगह यूज किए जा सकते हैं, और उसका H गिग्नार एजेंट के लिए एसिडिक होता है और H बन जाएगा। मतलब जो भी मिथाइल होगा तो मिथाइल से H जुड़ के मीथेन बनेगा, इथाइल होगा तो H जुड़ के इथेन बनेगा, फिनाइल मतलब PH होगा तो H जुड़ के बेंजीन बन जाएगा। तो आप जैसा R ग्रुप लोगे वैसा का वैसा कंपाउंड बन सकता है, एल्केन भी बन सकते हैं, ठीक है। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। विद एल्काइल हैलाइड, अगर गिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन मतलब RMgX की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से कर दो, यहां डैश कर देता हूं, तो यहां ये एल्काइल हैलाइड में हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और मैंने कहा ना यहां तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यहां अटैक कर सकता है और इस X को बाहर निकाल सकता है, और यहां R और R' आपस में जुड़कर कोई एल्केन बना सकते हैं। ये कौन है? एक एल्काइल हैलाइड है, और एक हेलोजन और चला गया मैग्नीशियम पर तो मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। ये एक SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। और यहां ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, और सेकेंडरी होगा तो भी चल जाएगा, बट टर्शरी नहीं होना चाहिए। प्राइमरी रिएक्शन फास्ट होगी, सेकेंडरी में हो सकती रिएक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से भी एल्केन बन सकता है, बट इस कॉन्सेप्ट से मीथेन तो नहीं बनाई जा सकती, 2 R ग्रुप तो आएंगे ही आएंगे। तो ये एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हो गई। इस तरीके से भी एल्केन बन सकते हैं, दूसरा तरीका ये था। 2 तरीके से एल्केन बनाए जा सकते हैं गिग्नार रिएजेंट से, ठीक है। नेक्स्ट लेता हूं इसका सेकेंड पार्ट जो था बाय कोरेहाउस सिंथेसिस। गिलमांस रिएजेंट से जो एल्केन बनते हैं ना उसे बोलते हैं, ये क्या था? गिलमांस रिएजेंट R2CuLi। R2CuLi की रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ में कर दो, R' लगा देता हूं इसमें, तो यहां भी ये मेटल के साथ बॉन्डेड है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी एज ए मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यहां एल्काइल हैलाइड में इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसलिए इसका एक R- यहां अटैक कर सकता है। हालांकि ये रिएक्शन भी SN2 कैटेगरी की रिएक्शन है। ये एल्काइल हैलाइड भी प्राइमरी होना चाहिए या सेकेंडरी होना चाहिए, सेम एज गिग्नार रिएजेंट, और ये R और R' आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इस तरीके से एल्केन बनाए जा सकते हैं। एक R ग्रुप कॉपर के साथ रह जाएगा और एक लिथियम जो है इस X के साथ चला जाएगा। इस तरह की रिएक्शन से भी एल्केन बन सकते हैं, और इस रिएक्शन को कहा जाता है कोरेहाउस सिंथेसिस। ये एल्केन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ठीक है। और भी रिएक्शन है, इतनी नहीं है, यहां तक तो खींच लीजिए। मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर। अरे रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। हाँ ठीक है, बहुत है ये रिएक्शंस, रिडक्शन वगैरह की रिएक्शंस हैं जो कि आगे और भी चैप्टर्स में लेते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन पर।
एल्केन में मेनली दो ही तरह के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दो ही तरह के बॉन्ड है एल्केन्स में। ये दोनों ही बॉन्ड, ये तो नॉन पोलर है ही है, ये भी अप्रोक्सीमेट नॉन पोलर ही है ना। मतलब इसमें पोलैरिटी क्या होती है, काफी कम होती है, लो पोलैरिटी होती है। इसी कारण, और इनके बॉन्ड भी स्ट्रांग होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। पोलैरिटी भी कम है, बॉन्ड भी स्ट्रांग है, इस कारण से इन एल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी भी बहुत कम होती है, फिर भी थोड़ी बहुत रिएक्शंस तो होती हैं, और इसी कारण से एल्केन जो होती है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन ज्यादा शो करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। अगर एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से की जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हैलोजन आकर जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये एल्केन है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहां H है, ये कार्बन sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन से H जुड़ा हुआ है सैचुरेटेड कार्बन से, और इसकी रिएक्शन हैलोजन से की गई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डायरेक्ट नहीं होती, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है HNu, या हो सकता है UV लिखा हुआ मिले, या कई बार 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रिएक्शन करा दी जाती है। 4-5 मतलब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन की जाती है। पर ऑक्साइड इस रिएक्शन के लिए इनिशिएटर का काम करते हैं, रिएक्शन शुरुआत करने में मदद करते हैं पर ऑक्साइड्स। तो होगा क्या कि sp3 कार्बन का हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, और वो जो H था वो भी हैलोजन के साथ चला गया। ये रिएक्शन है हैलोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये जो हैलोजन लिया गया है, इसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन करता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इनका यूज होता है, लेकिन ज्यादातर यूज आपको मिलेगा क्लोरीन और ब्रोमीन का। फ्लोरीन तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, बॉन्ड डिसोशिएट कर देता है, मतलब कंट्रोल करना ही मुश्किल है। आयोडीन बहुत ही स्लो रिएक्शन है, रिएक्शन करने की मन ही नहीं होता उसका, तो इसलिए ज्यादातर केस में क्लोरीन और ब्रोमीन का ही यहां यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां अगर मैं इस CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड, तो याद रखिएगा और समझिएगा भी, इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल बन के रिएक्शन होती है। यहां R रेडिकल बनेगा बीच में कहीं ना कहीं, इस तरह का रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं। और टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी CH बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा आसानी से टूट जाएगा। तो यहां टर्शरी जो CH बॉन्ड है, टर्शरी CH बॉन्ड, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी CH बॉन्ड की कम होती है, और प्राइमरी CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। ये रिएक्टिविटी की बात है। अब इसमें रिएक्शंस कैसे कैसे पूछी जाती हैं, जैसे ये एग्जांपल लेता हूं कि ये प्रोपेन है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से की गई और मोनोक्लोरिनेशन किया गया, मतलब एक ही क्लोरीन जोड़ना है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में तो यहां आकर कॉर्नर पर आकर क्लोरीन जुड़ेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में यहां आकर बीच में भी क्लोरीन जुड़ सकता है। ये दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने, तो इस कंपाउंड के लिए तो 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने। अगर कंपाउंड ऐसा है जैसे कि मैं ये पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, और इसका मोनोक्लोरिनेशन किया गया सनलाइट के प्रेजेंस में। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक ही क्लोरीन जोड़ना है, तो क्लोरीन यहां लगा दो या फिर यहां लगा दो, एक ही बात है। मतलब इससे कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, तो काउंट करके देखिए, 1 यहां क्लोरीन रखो या यहां क्लोरीन रखो, एक ही बात है। ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 टाइप के, 4 डिफरेंट टाइप के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहां बनेंगे। उनका स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये क्लोरीन है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं, और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के क्वेश्चन काफी पूछे जाते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आइसोमराइजेशन। ये सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है आइसोमराइजेशन या रीफॉर्मेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर किसी एन एल्केन की रिएक्शन
एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस HCl के प्रेजेंस में इसे हीट किया जाए, या एल्युमिनियम ब्रोमाइड प्लस HBr के प्रेजेंस में हीट किया जाए, तो ये अनब्रांच्ड एल्केन ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिला के अनब्रांच से ब्रांच्ड एल्केन बनती हैं। ब्रांच्ड एल्केन ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ब्रांच्ड एल्केन में स्ट्रॉन्गर CH बॉन्ड होते हैं, प्राइमरी CH बॉन्ड ज़्यादा होते हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होते हैं, इस कारण से ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मोर स्टेबल एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पेंटेन का आइसोमराइजेशन करेंगे तो यहाँ आइसोपेंटेन बन जाएगा, जिसमें कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे। तो कुल मिला के याद रखिएगा, एन एल्केन से आइसो एल्केन बनाने का ये एक मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। रिएक्शन नंबर 3 है एल्केन्स की एरोमेटाइजेशन। अगर एन हेक्सेन, ये रहा एन हेक्सेन, अगर एन हेक्सेन में एरोमेटाइजेशन किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें ऑक्साइड्स लिए जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम या मोलिब्डेनम या क्रोमियम, इनमें से किसी का ऑक्साइड लिया जाए प्लस एल्यूमिना, इनकी प्रेजेंस में इसे हीट किया जाए, तो यहाँ से 2H निकलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, फिर 2H निकलेंगे, फिर 2H निकलेंगे और फिर 2H निकलेंगे, इस तरह से एल्केन बन जाता है। अगर यहाँ आप एन हेक्सेन लोगे तो एन हेक्सेन में भी सेम रिएक्शन अगर कराओगे तो यहाँ भी 6 मेंबर्ड एल्केन ही बनेगी, बेंजीन रिंग ही बनेगी, और एरोमेटाइजेशन इसका ड्राइविंग फोर्स है। इस तरह से टोलुइन भी बनाई जा सकती है और बेंजीन भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो मैंने तो मेनली यहाँ एल्केन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेने की कोशिश की, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो हेलोजनेशन रिएक्शन है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी बेंजीन में पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एल्कीन एल्काइन। एल्केन्स का तो मेजर कॉन्सेप्ट तो यही था। एल्कीन एल्काइन में रिएक्शंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है, फॉर्मेशन की रिएक्शंस भी ज़्यादा हैं। फर्स्ट लेते हैं, मतलब सेकंड पॉइंट है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन एल्काइंस में फर्स्ट लेंगे फॉर्मेशंस की रिएक्शन, उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ऑयल जो होते हैं वेजिटेबल ऑयल, उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन की फर्स्ट रिएक्शन है बाय गिग्नार्ड रिएजेंट। ये एल्कीन और एल्काइन दोनों के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। एल्केन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रहा गिग्नार्ड रिएजेंट। इस गिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला R ग्रुप है, एल्कीन बनेगा इससे, एल्काइन बनेगा इससे, बस हो गया क्वेश्चन। अभी मैंने एल्केन में भी यही चीज पढ़ाई थी आप लोगों को कि एल्केन में R इक्वल्स टू एल्काइल था, तो उससे H जुड़ जाए तो एल्केन बन जाए। सेम रिएक्शन यहाँ है। इसकी रिएक्शन किसी ZH से कर दो, आपको बताया Z कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें H एसिडिक होना चाहिए, तो ये H इस R ग्रुप के साथ, इस कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये एल्कीन बन गया। और Z कोई एसिडिक ग्रुप है ऐसा मान लीजिए, बता ही दिया था मैंने कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। प्लस मैग्नीशियम हैलाइड तो है ही, साथ में इस Z के साथ ये जुड़ जाएगा, एल्कीन बन गया। अगर आप इसकी रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड के साथ में करवा देते हैं तो यहाँ SN2 रिएक्शन होगी, ये कार्बन माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा और ये R डैश ग्रुप यहाँ एल्काइन पर जुड़ जाएगा, एल्कीन पर जुड़ जाएगा। इस तरह से एल्केन बन सकता है, एल्कीन बन सकता है। सेम रिएक्शन इसकी भी करा दोगे आप ZH से और किसी एल्काइल हैलाइड से, तो एल्काइन भी बन सकता है, क्योंकि आपने जो गिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप था उसमें पहले से ही एल्काइल वाला पार्ट लिया था। तो यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये कार्बन माइनस एसिडिक H से जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कार्बन माइनस इस एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन कर लेगा। ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, तो रिएक्शन आसानी से होगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन होती है, टर्शरी पे SN2 रिएक्शन नहीं होती है। सेम रिएक्शन यहाँ भी होगी कि ये कार्बन माइनस यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो यह RC ट्रिपल बॉन्ड और R डैश, इस तरह से रिएक्शन होगी। मतलब एल्कीन और एल्काइन दोनों यहाँ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, लेकिन लॉजिकल मेथड है। इससे आप, मैंने कहा ना, एल्कीन एल्केन एल्काइन वगैरह सब बनाए जा सकते हैं इस मेथड से, गिग्नार्ड रिएजेंट से। नेक्स्ट है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी कुछ देर पहले पढ़ी थी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे एल्कीन और एल्काइन दोनों बनाए जा सकते हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था, कार्बन पर रेडिकल बना था। अब जैसे इसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है,
तो जहां कार्बन होता है वो तो बाहर निकलेगा, रेडिकल बन जाएगा उस जगह। अभी आप देखो एक बार वापस पेज पलट के, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका सॉल्ट था, उसकी रिएक्शन एक्वा सॉल्यूशन की रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया था। तो यहाँ तो ये CO2 बाहर निकलता है एनोड से और यहाँ रेडिकल बनता है, यहाँ कार्बन रेडिकल बनेगा, फिर यहाँ कार्बन रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इथाइलिन बन जाएगा। इस सॉल्ट, इसका नेम याद रखिएगा, पोटेशियम सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है सक्सिनेट, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पोटेशियम सक्सिनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर इथाइलिन बनता है। ये मैलेइक एसिड का सॉल्ट है, ये फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है, फ्यूमेरिक ट्रांस वाला होता है, मैलेइक सिस वाला होता है, तो ये पोटेशियम मैलेट है, पोटेशियम मैलेट, मैलिएट, ठीक है। जबकि ये है पोटेशियम फ्यूमरेट, पोटेशियम फ्यूमरेट, ठीक है। इनका जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो इसमें पहले से ही डबल बॉन्ड है, यहां से CO2 निकला, यहां से CO2 निकला, कार्बन कार्बन रेडिकल आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड तो पहले से ही था, एक और बॉन्ड बन गया, एसिटाइलिन बन गया। तो इस तरीके से भी एल्कीन एल्काइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है। एक एक ही रिएक्शन ले पा रहा हूं मैं। नेक्स्ट है बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन से भी एल्कीन और एल्काइन दोनों बनाए जा सकते हैं। किसका लिया जाना करना है, एल्काइल हैलाइड है ये। देखो कुल मिला के ये है क्या, एल्काइल हैलाइड ही तो है, कार्बन है और इस पे हैलोजेंस है। अब मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया जिससे मैं हर चीज को समझा सकूं आप लोगों को। एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किया जाए, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकाल दिया जाए। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हीट करना होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस यहां ज्यादातर केस में तो आपको मिलेगा एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH हाई टेम्परेचर पे, या फिर NaNH2 प्लस हाई टेम्परेचर, ये आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। होगा क्या कि जहां हैलोजन है, इस हैलोजन को मैं तो इसे व्हाइट कलर से कर दूं, जहां हैलोजन है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से हैलोजन बाहर निकलेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बन सकता है। यहां से हाइड्रोजन और यहां से हैलोजन बाहर निकलेंगे, डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन है। कुल मिला के HX का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड यहां भी बन सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल में यहां भी बन सकते हैं। तो दो तरीके का प्रोडक्ट्स बने। ये प्रोडक्ट्स क्या है, कुछ इस तरीके का है कि ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 HX बाहर निकल चुका है। यहां से HX बाहर निकले तो इस तरह से डबल बॉन्ड कॉर्नर पर आएगा, ये बनेगा, ठीक है। दो तरह के प्रोडक्ट बने। ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है क्योंकि इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, मोर स्टेबल एल्कीन है। ये मोर स्टेबल एल्कीन है, ये लेसर स्टेबल एल्कीन है। ये वाला जो मोर स्टेबल एल्कीन है वही ज्यादा अमाउंट में बनता है। मैंने फिर बताऊं कितने अल्फा H है इसमें, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। डबल बॉन्ड के पास sp3 कार्बन के H, डबल बॉन्ड के पास sp3 कार्बन के H, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। यहां डबल बॉन्ड के पास 2 ही H है तो हाइपर कॉन्जुगेशन कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसे कहा जाता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है ना वो सैडजेफ प्रोडक्ट कहलाता है, सैडजेफ्स प्रोडक्ट। ये है सैडजेफ प्रोडक्ट, और ज्यादातर केस में सैडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर होता है। कभी कभी हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, उसके बारे में बात नहीं करें हम लोग, हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादातर केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, सैडजेफ प्रोडक्ट। ये है हॉफमैन प्रोडक्ट, मेजर कौन सा होगा, सैडजेफ प्रोडक्ट। जनरली तो यही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म तो भाई सिंपल सादा सुधा सा है। इसमें ये जो कंपाउंड लिया है ना, कौन सा, CH3, मैं हाफ सैडजेफ प्रोडक्ट के लिए बता देता हूँ किस तरह से, वरना मुझे दोनों के लिए बताना पड़ेगा तो टाइम ना तो आपके पास इतना है ना मेरे पास ज़्यादा है। यहाँ है हेलोजन, यहाँ है H अपोजिट साइड में। जब आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं तो यहाँ से तो X माइनस के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है, और यहाँ से H प्लस बाहर निकलने लगता है एक साथ। और किस तरीके से, ये देखो CH3 CH CH CH3, यहाँ से X माइनस के फॉर्म में धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकाला जाने लगा,
H+ की फॉर्म में। H+ को किसने पकड़ा? बेस ने पकड़ा, और यहां से H+ निकल रहा है, यहां से X- निकल रहा है, और यहां से डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। ये एक साथ होता है सारा प्रोसेस। इस तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ चल रहा होता है। इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में इसमें निकलने के बाद X बार निकल गया, और यहां से H+ भी बाहर निकल गया उस बेस के साथ, और डबल बॉन्ड बन गया। मैंने सेट-जेफ के लिए बता दिया किस तरह से डबल बॉन्ड बनते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपोजिट साइड से बाहर निकलते हैं। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एंटी एलिमिनेशन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है E2 एलिमिनेशन। E2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर में होने वाली एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन हमेशा एंटी एलिमिनेशन ही होता है। ठीक है, कुल मिला के ये दोनों अपोजिट साइड से बाहर निकलते हैं और एल्कीन फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। चले आगे। अच्छा, रिएक्टिविटी की भी बात पूछी जाए हेलोजेंस के रेस्पेक्ट में, तो रिएक्टिविटी हेलोजेंस के रेस्पेक्ट में यहाँ RI सबसे बढ़िया डिहाइड्रोजनेशन करता है। एल्काइल ब्रोमाइड का थोड़ा सा स्लो होता है, RCl का भी स्लो होता है, RF भी करता है लेकिन बहुत स्लो करता है। अगर रिएक्टिविटी आप एल्काइल हैलाइड की डिग्री के बेसिस पे पूछे तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी E2 रिएक्शन के लिए सबसे फास्ट होती है, सेकेंडरी की थोड़ी स्लो होती है, और प्राइमरी की और स्लो होती है। इन पॉइंट्स को अगर मैं जो बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से दिमाग में धारण कर लोगे तो बहुत सारे रिएक्शंस आप लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। ये तो मैंने एल्कीन बनाने का मेथड बता दिया। एक मेथड एल्काइन बनाने के लिए भी लेते हैं, फॉर एल्काइन फॉर्मेशन। देखो पास वाली पोजीशन पे दो हेलोजेंस हैं, मतलब विसिनल बोला जाता है इसे, विसिनल डाइहेलाइड से, या एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है तो उसे कहा जाता है जेमिनल डाइहेलाइड्स, जेमिनल। ठीक है, इन दोनों में से HBr दो बार बाहर निकालूंगा, यहां से H फिर Br फिर HBr तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यहां से भी HBr फिर HBr तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर आप एल्कोहलिक KOH डालकर हीट कर दें तो एल्कोहलिक KOH भी HX का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है, डीहाइड्रोजनेशन करता है। तो यहां से एक HX निकला है ना, एक ये रहा H निकला, यहां से X निकला, तो क्या बनना चाहिए? Br रह गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये बनना चाहिए। और दूसरा HBr भी निकलना चाहिए था, लेकिन एल्कोहलिक KOH केवल एक ही HBr निकाल पाता है, मतलब एल्काइन नहीं बना पाता। अगर आपको दोनों HBr निकालना है तो एल्कोहलिक KOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, NaNH2 ये काम कर सकता है। इसकी प्रेजेंस में हीट करोगे तो दोनों HBr भी निकल जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यहां से एक और HBr निकल जाएगा और यहां एल्काइन बन जाएगा। अगर इस कंपाउंड में भी आप NaNH2 डाल के हीट कर दें तो ये भी HBr निकाल के एल्काइन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से एल्काइन भी यहां बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। ये तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है बाय डीहेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अगर बिल्कुल पास पास वाली पोजीशन पर दो हेलोजेंस लगे हैं तो अभी तो मैंने HX बाहर निकाला था, अब मैं XX को बाहर निकाल के भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं। इससे भी एल्कीन भी बनाए जा सकते हैं, एल्काइन भी बनाए जा सकते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए कोई विसिनल डाइहेलाइड है जहां X इक्वल्स टू फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, बस, है ना, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। हालांकि आयोडीन भी कम ही मिलेगा आपको एडजेसेंट, यहां मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन ही मिलेगा। तो इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो जिंक यहां से हेलोजन को निकाल बाहर करता है, जिंक हैलाइड बाहर निकलेगा। इस X को निकाला, X को निकाला और XX निकाल के जिंक ले गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CHR, एल्कीन बन गया। अगर चार हेलोजन जुड़े हुए थे तो एक जिंक यहां से हेलोजन निकाल ले जाएगा, दूसरा जिंक यहां से और यहां से हेलोजन निकाल ले जाएगा, 2 जिंक चाहिए होंगे। तो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट करें तो जिंक हैलाइड बाहर निकलता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। एल्काइन भी इसमें बन सकते हैं, तो हेलोजेंस भी निकाल दोगे तो भी एल्काइन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं।
बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में से वाटर निकाल दिया जाए, एल्कोहल में से वाटर निकाल दिया जाए तो डिहाइड्रेशन मतलब इससे केवल एल्कीन बनेगा, एल्काइन नहीं बनता। सुनना, ये रहा एल्कोहल, एल्कोहल में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। OH के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताइए। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ज्यादातर तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा आपको, और हीट कर दो। तो हीट करने से यहां से HX बाहर निकल सकता है, तो यहां डबल बॉन्ड बन सकता है, तो सैडजे प्रोडक्ट कहलाएगा। यहां से भी HX बाहर निकल सकता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट बन कहलाएगा। दोनों HX बाहर निकल सकते हैं। कुल मिला के इसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। सैडजे प्रोडक्ट भी बन गया जो ज़्यादा स्टेबल होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट भी बन गया जो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होता है। ये हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये हो गया सैडजे प्रोडक्ट। सैडजे प्रोडक्ट मैंने बताया कौन सा प्रोडक्ट सैडजे प्रोडक्ट कहलाता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है, वो सैडजे प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जनरली मेजर यही होगा। क्लियर? अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, डिहाइड्रेशन कौन सा किया जा सकता है अल्कोहल्स में? तो भाई यहां ज्यादातर जो केस में यूज किया जाता है, हालांकि बहुत अलग अलग तरह के डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पर जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ज्यादातर मिलते हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर पे मिलेगा, है ना, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक एसिड, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो डिहाइड्रेशन होता है। इन दोनों की ही प्रेजेंस में E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अभी बताता हूं E1 एलिमिनेशन होता कैसे। E1 एलिमिनेशन, इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। E2 में तो नहीं बना था, ये E2 रिएक्शन थी ना, इससे पहले वाली डिहाइड्रो हैलोजनेशन किया था जिसमें HX बाहर निकाला था, उसमें नहीं होता, इसमें होता है। इसमें C+ इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जहां इंटरमीडिएट होगा वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ, चलें आगे। जैसे ये एल्काइल हैलाइड लिया, अल्कोहल लिया मैंने, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और हीट कर दिया, तो रिएक्शन का तरीका ये होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का H+ आएगा सबसे पहले, और इस OH आयन के साथ में बाहर निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, और यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा। हालांकि पहले से ही कार्बोकैटायन तो खूब स्टेबल है, टर्शरी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+, मतलब इस कैटायन के जस्ट पास वाली पोजीशन से H+ बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलते यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होती है। कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड पहले OH आयन को निकाल ले जाएगा और कैटायन बनाएगा, उसके बाद में जहां कैटायन है उसके पास वाली पोजीशन से H+ बाहर निकलता है, और यहाँ कैटायन बना है ना, ये RDS स्टेप होती है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, यहां कैटायन बना है, कैटायन जितना स्टेबल होगा डिहाइड्रेशन उतना ही फास्ट होगा, इसीलिए टर्शरी में डिहाइड्रेशन उतना फास्ट होता है। कैटायन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखना, ये अल्कोहल है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया आपने और हीट कर दिया, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी देखना। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि फर्स्ट स्टेप में H+ आया और OH को निकाल ले गया, H2O निकल गया, H+ और OH निकल गया, तो कैटायन बना ये वाला। अब इस सेकेंडरी कैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो यहां से H+ निकलेगा और यहां शिफ्ट हो जाएगा, H शिफ्ट होगा, और प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शरी कैटायन बन गया, ये लीजिए। उसके बाद में जहां कैटायन है उसके पास वाली पोजीशन से H निकल जाए, जैसे ये वाला कैटायन था, इसके पास वाली पोजीशन से H निकल जाए, मान लो यहां से H निकल जाए, तो ये एल्कीन भी बनती है, थोड़ी कम बनती है। अगर इसके पास वाली पोजीशन से यहां से H निकल जाए तो ये वाली एल्कीन बनेगी। ठीक है, अब इस कैटायन को देखो, यहां से इसमें ज्यादा होगी रिएक्शन, ये ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी है। अगर यहां से H निकल जाए तो डबल बॉन्ड यही बनेगा, रिपीट नहीं करूंगा, वही वाली स्ट्रक्चर बनी, वापस नहीं बना रहा हूं। और यहां से H निकल जाए या फिर यहां से H निकल जाए तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा।
मेजर तो ये होगा, मेजर ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, मोर स्टेबल एल्कीन है। क्लियर? इस तरह से कोई डिहाइड्रेशन के एग्जांपल्स में भी एल्कीन बनती है, एल्काइन इसमें नहीं बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा दें, मतलब एल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड को तोड़ दें तो एल्कीन रह जाएगा। एल्कीन में आने का मेथड है, एल्काइन तो रिएक्टेंट है ही इसमें। इसके हाइड्रोजन, ये रहा एल्काइन, इसका हाइड्रोजनेशन कर दें, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ये एल्काइन टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, मतलब कैसा भी एल्काइन हो सकता है। दो तरीके हैं, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सॉल्वेंट लिए जाएं, या पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्लस डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट लिए जाएं। ये क्विनोलिन, जाइलिन, सल्फर वगैरह लिए जाते हैं। तो इसका हाइड्रोजनेशन होगा, पूरा हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं जुड़ेगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट ना डाले गए होते, केवल पैलेडियम होता, उस केस में कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता है। उस केस में तो यहां एल्केन बन जाएगा, दोनों पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी रिएक्शन। लेकिन इन दोनों की प्रेजेंस में थोड़ा कंट्रोल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। पैलेडियम या निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। बट पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे या बेरियम सल्फेट डालोगे तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आकर जुड़ते हैं और सिस प्रोडक्ट बनेगा, और यहां भी सिस प्रोडक्ट बनेगा। वापस बोलूं, अगर पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट डालें तो भी सिस प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, इस कैटलिस्ट को कहा जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये बेरियम सल्फेट के साथ जो कैटलिस्ट है वो है रोजेनमंड कैटलिस्ट, रोजेनमंड्स कैटलिस्ट। ठीक है, रोजेनमंड रिडक्शन में भी यही कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो इस तरीके से एल्कीन बन सकती है, लेकिन सिस एल्कीन बनती है। एक बर्च रिडक्शन भी होता है। नेक्स्ट है बर्च रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये भी एल्कीन फॉर्मेशन का मेथड है। यहां नॉन टर्मिनल एल्काइन लेना चाहिए, नॉन टर्मिनल होना चाहिए एल्काइन, कोने पे एल्काइन नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो इसके लिए रिएजेंट कौन से हैं? रिएजेंट है सोडियम या पोटेशियम या लिथियम, इनमें से कोई भी साथ में लिक्विड अमोनिया लिया जाए। अगर ये साथ में लिखा हुआ मिला है तो समझ लेना कि बर्च रिडक्शन हो सकता है। तो नॉन टर्मिनल एल्काइन पर ये रिएजेंट डाल दिया जाए, इनमें से कोई भी, प्लस लिक्विड अमोनिया, कई बार साथ में इथाइल अल्कोहल भी लिखा हुआ मिलता है। तो इसके प्रेजेंस में सोडियम, ये अमाइड के फॉर्मेशन में मेटल का अमाइड बाहर निकलता है, NH2 माइनस आयन को अमाइड आयन कहा जाता है, ये बाहर निकलता है। और जो अमोनिया है, अमोनिया से 2 H आके जुड़ेंगे और ट्रांस एल्कीन यहां बनता है। ट्रांस, ध्यान रखना, इससे पहले वाली रिएक्शन में सिस एल्कीन बना था, यहां ट्रांस एल्कीन बनता है, ट्रांस एल्कीन। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और सिस ट्रांस का याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं इसके। ठीक है, चलें आगे। ये चलो, नेक्स्ट है बाय 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन। इससे एल्काइन बनाई जा सकती है। ये रहा, एक ही कार्बन पे 3 हेलोजेंस हैं। अगर इसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ में कर दी जाए, सिल्वर, तो इसके 2 मॉलिक्यूल सिल्वर के 6 के साथ रिएक्शन करते हैं। 2 कैसे? जैसे कि यहां हेलोजन है, यहां हेलोजन है, एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, रिएक्शन करा दी तो उसमें सिल्वर प्लस हेलाइड्स, सिल्वर हेलाइड बाहर निकलेंगे, हेलोजेंस है ना, 6AgX बाहर निकलेंगे, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से भी एल्काइन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? ये लोअर एल्काइन है टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का ये वाला H थोड़ा बहुत एसिडिक होता है,
क्यों? क्योंकि sp कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इस पे ठीक ठाक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है। अब इस कार्बन की रिएक्शन किसी बेस से करवा दी जाए, सोडियम मेटल के साथ ही करा दी जाए, सोडियम मेटल इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और यहां इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम की रिएक्शन एसिडिक H के साथ रिएक्शन करोगे तो H2 गैस बाहर निकलती है, तो यहां भी H2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहां बन गया कार्बन माइनस, मेटल की रिएक्शन से यहां से H प्लस तो निकल ही गया और मेटल यहां जुड़ गया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इसकी रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से करा दो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही तो है, तो एल्काइल हैलाइड के साथ करा दो, प्राइमरी होना चाहिए या सेकेंडरी, टर्शरी नहीं होना चाहिए। तो ये कार्बन माइनस इस कार्बन प्लस पर अटैक करेगा, ये कार्बन माइनस यहां अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देंगे, क्या बना R C ट्रिपल बॉन्ड और R डैश प्लस सोडियम हैलाइड। इस तरीके से भी हायर एल्काइन बनाए जा सकते हैं, लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एल्कीन एल्काइन का फॉर्मेशन की, ये मेटल कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी रटने की रिएक्शन है और जेई मेन में ये रटने वाली जो रिएक्शंस आ जाती है ना वो तो परेशान कर देती हैं जेई मेंस के लिए। इसीलिए स्टूडेंट्स लॉजिकल वाली जो रिएक्शन है उन्हें तो याद कर लेते हैं, बट ये जो रट्टाफिकेशन वाली रिएक्शन है उनमें फंस जाते हैं, तो वो भी याद रहनी चाहिए। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड्स, एल्केन मीथेन बनाने का मेथड है और एल्काइन बनाने का मेथड है। मेटल कार्बाइड्स लिए गए हैं, एक तो कैल्शियम कार्बाइड है, दूसरा मैग्नीशियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड में तो इस तरह का होता है, कैल्शियम कार्बाइड -1 -1, ये तो कैल्शियम कार्बाइड में कार्बाइड आयन इस तरीके से होता है। मैग्नीशियम कार्बाइड में कार्बाइड इस तरीके से होता है, मतलब यहां -3 है और एक जगह -1 है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो मेटल्स के तो हाइड्राइड बन जाते हैं और यहां बन जाता है एसिटाइलिन। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम कैल्शियम वाले के साथ तो बनता है एसिटाइलिन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम है ना जिसमें 3 कार्बन है उससे बनता है प्रोपाइन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस नहीं किया मैंने इक्वेशन को, डायरेक्ट इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम याद रखिएगा, कैल्शियम से एसिटाइलिन, मैग्नीशियम से प्रोपाइन। लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो डायगोनल रिलेशन वाले कार्बाइड्स हैं, डायगोनल रिलेशन है, इनका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दोनों में -4 स्टेट में, तो यहां इन दोनों की रिएक्शन से मीथेन बनता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, प्लस मेटल बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना और वो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी रिएक्शंस हो गई हैं जिनसे, अच्छा एक और रिएक्शन है, नेक्स्ट है एल्काइन फॉर्मेशन का पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन याद रखना है आपको। ये एस्टर है RC डबल बॉन्ड OOR, इस ऑक्सीजन की ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और इसको हीट कर दिया जाए हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, एल्कीन बनेगा। देखना कैसे, ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड कार्बन और R, यहाँ O और ये H, क्या बना, एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को कहा जाता है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, और एस्टर के पायरोलाइसिस से एल्कीन बनता है। क्लियर है? तो ये एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस थी फॉर्मेशन की। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एल्काइंस पर आते हैं। रिएक्शंस याद रखिएगा, खूब अलग अलग इंटरकन्वर्जन में छोटी रिएक्शंस में खूब पूछी जाती है रिएक्शंस। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। जो एल्कीन्स है और एल्काइंस हैं वो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ऐसी अटैकिंग स्पीशीज जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो और वहां अटैक करे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन दोनों पर ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी। एल्कीन और एल्काइन दोनों पर ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इस कारण से इन पर इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से अटैक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो करते हैं। हालांकि बेंजीन पर भी ये रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन उसमें एडिशन ना शो करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अभी बेंजीन में बताऊंगा मैं। किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये कोई एल्कीन है या एल्काइन भी हो सकता है, मैंने एल्कीन के बेसिस पे बात की है। इस पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों आके जुड़ते हैं। शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जैसे HCl है तो H प्लस पहले जुड़ेगा, Cl माइनस बाद में जुड़ेगा, प्लस पहले जुड़ता है। तो यहां भी दो पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रोफाइल कॉर्नर पे जुड़ जाए, फिर न्यूक्लियोफाइल बीच में आ जाए और पाई बॉन्ड टूट जाए। एक तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल तो कॉर्नर पे आ गया, न्यूक्लियोफाइल बीच में आ गया। और एक और पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोफाइल तो बीच में आ गया, पाई बॉन्ड टूट गया, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कॉर्नर पे आ गया। ये दो तरीके से ग्रुप जुड़ सकते हैं। ज्यादातर केस में तो ये देखा गया है, मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है इसे। ये क्या है? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट, इसे मैं कहूंगा MP शॉर्ट में। और ये वाला प्रोडक्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट, शॉर्ट में AMP कहूंगा। मार्कोनिकॉफ रूल मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? पुराना रूल है, ज्यादा यूज में तो आता नहीं है, फिर भी हमको आना चाहिए। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन या फिर कोई अनसिमेट्रिकल एल्काइन हो और उस पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, तो मार्कोनिकॉफ ये बोल के गया कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है, ज्यादातर केस में मेजर यही होता है, जनरली मेजर यही होता है। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है, वो तो वहां जुड़ता है जहां H ज्यादा होते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, वो वहां जुड़ता है जहां H कम होते हैं। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। इसका रिवर्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ज्यादातर केस में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मैकेनिज्म पे पढ़ते हैं। पहले ऐसा करते हैं, इसकी मैकेनिज्म होती कैसे उसको सुनना। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन्स पर अटैक करता है, वो दो तरीके से अटैक कर सकता है। मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, हालांकि एल्काइन पर भी काफ़ी कुछ वैसी रिएक्शन होती है। इस पर समझने की कोशिश करना। दो तरीके हैं, मैकेनिज्म नंबर 1, मैकेनिज्म नंबर 2। इलेक्ट्रोफाइल आए, कॉर्नर पे जुड़ जाए। ये इलेक्ट्रोफाइल आया और कॉर्नर पे जुड़ गया, RCH, और पाई बॉन्ड टूट गया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बीच में। एक और पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोफाइल आए और बीच में जुड़ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा पाई बॉन्ड टूटने से कॉर्नर पर। ये प्राइमरी कैटायन है, ये सेकेंडरी कैटायन है। ज्यादा स्टेबल ये सेकेंडरी कैटायन ही है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां आके जुड़ जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। और अगर लेसर क्राउडेड कार्बन पर आकर जुड़ जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये बना एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ज्यादातर केस में ये मेजर होता है, मैंने बताया ना, जनरली मेजर यही होता है। ठीक है, और मेजर क्यों होता है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मोर स्टेबल कैटायन से बनता है, इसलिए मेजर होता है। इससे दो स्टेप में रिएक्शन हुई। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, और जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल कोई लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल, हेलोजनेशन में हेलोनियम आयन होता है ना, वो लोन पेयर कंटेनिंग होता है, उनमें काम आती है मेनली रिएक्शन।
उस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन पर कुछ इस तरीके से कंबाइन होता है कि ये पाई बॉन्ड टूटा और इस इलेक्ट्रोफाइल ने दोनों जगह एक साथ बॉन्ड बनाया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहलाता है, इस तरह का कैटायन, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ये है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, C+ कर देता हूं, और ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब न्यूक्लियोफाइल आया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसमें बैक साइड से अटैक करता है इस जगह और ये बॉन्ड टूटता है, मतलब ये इसका अटैक होना और ये बॉन्ड टूटना एक साथ होगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, यहां भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ भी बन सकता है, उसमें भी अटैक तो बैक साइड से ही होगा। ये वाला बॉन्ड टूटा है, अगर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। मेजर तो मार्कोनिकॉफ ही बनना है। दोनों में अंतर, बड़ा अंतर जो है वो क्या है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इस रिएक्शन में, इस तरह की रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड से एक अटैक करता है, एंटी एडिशन होता है, ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शंस की बात करते हैं, फर्स्ट लेता हूं मैं रिएक्शंस में। अच्छा एक मिनट, मैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। जितनी यहां इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, मतलब कैटायन बना है ना, जितना स्टेबल कैटायन बनेगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हो, ये जैसे मान लीजिए R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्शन बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस एल्कीन पर, वो इसकी रिएक्टिविटी को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। क्लियर है? जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप रिएक्टिविटी को कम कर देता है। हाँ, रिएक्शंस की बात करें, फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने लिख दिया है, उसमें बताने की कुछ है ही नहीं, क्योंकि एल्कीन एल्काइन पर हाइड्रोजनेशन करें मेटल की प्रेजेंस में तो हाइड्रोजनेशन होकर एल्केन बनता है, ये भी एल्केन में पढ़ा हम लोगों ने। बात आएगी अब सेकंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ HX मींस हाइड्रोहेलोजनेशन। अभी डिहाइड्रोहेलोजनेशन पढ़ा ना, उसकी रिवर्स रिएक्शन। ये जो हाइड्रोहेलोजनेशन है, ये मैकेनिज्म नंबर 1 जो आपको बताई है, जिसमें क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, उसके अकॉर्डिंग होती है। इंटरमीडिएट कौन सा होता है? क्लासिकल कार्बोकेटायन। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, सेकेंडरी से टर्शरी बना सकते हैं, और यहां मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने अभी अभी आपको बताया। अब HX का एडिशन के एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ये एल्कीन है, इस पर HX जोड़ दिया। अब HX में रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बता देता हूं मैं। HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, HBr की कम होती है, HCl की और कम होती है, और HF तो रिएक्शन करता ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में तो H+ आके जुड़ेगा। यहां तो सिमेट्रिकल यार कहीं भी लगा दो तो समझ ही गए होंगे तुम, कहीं भी लगा दो, एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है। क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड बन गया। ये अनसिमेट्रिकल है, तो इस पर पहले H+ कहां आएगा? पहले RDS वाला स्टेप जिसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो H+ इलेक्ट्रोफाइल आएगा कॉर्नर पर, इस जगह कैटायन बनेगा बीच में, तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा। फिर उसके बाद में Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल आके यहां जुड़ेगा, तो मेजर प्रोडक्ट तो ये है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ ही बताया था ना, मोर स्टेबल कैटायन बनाना है। इस केस में फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा कॉर्नर पर, देखना ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप में H+ यहां कॉर्नर पे आया तो कैटायन यहां बना, बट इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्योंकि सेकेंडरी कैटायन बना। अगर यहां से H शिफ्ट होकर यहां आ जाए, H शिफ्ट होकर आएगा तो कैटायन टर्शरी बनेगा, मोर स्टेबल कैटायन बना, H शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब Br- अटैक करता है, क्योंकि मैंने कहा ना ये मैकेनिज्म नंबर 1 से रिएक्शन है, और मैकेनिज्म नंबर 1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर रिएक्शन आप HX की कर रहे हो नॉर्मल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर बनता है, लेकिन HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर दें, सुनना मेरी बात से ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है।
HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड जैसे H2O2 की प्रेजेंस में कर दी जाए, या HBr की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कर दी जाए, किस पर, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन पर, तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। मतलब ये रहा एल्कीन, एल्काइन भी हो सकता था, इसकी रिएक्शन HBr से की गई सनलाइट की प्रेजेंस में या H2O2 की प्रेजेंस में, तो H यहां जुड़ेगा, Br कॉर्नर पे आएगा, माइनस वाला पार्ट कॉर्नर पे आएगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, ये मेजर होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन को कहा जाता है, इस इफेक्ट को कहा जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरास इफेक्ट। ये HBr में ही काम करता है, HCl में काम नहीं करता है। जैसे मैंने HCl लिया, अब HCl डार्क में लो या लाइट में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाएगा। H यहां आया, Cl बीच में आया, HI में भी आयोडीन बीच में आएगा। HCl के साथ पेरोक्साइड डालो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही Cl बीच में ही आएगा। HI के साथ भी पेरोक्साइड डालो तो भी वही आयोडीन बीच में ही आएगा, ठीक है। और HBr को डार्क में लिखा हुआ है, अगर देखो सुनो, केवल HBr लिखा हो तो आप डार्क ही मानोगे। सनलाइट अगर दिया हुआ है, जब तक नहीं दिया हुआ तब तक आप एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं बनाना। कहीं भी HBr लिखा हुआ है डार्क ही मानना चाहिए, मैंने तो डार्क लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वही मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन पेरोक्साइड या सनलाइट की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना, ये ध्यान रखिएगा। ये है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है उसके लिए मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी, मैकेनिज्म में टाइम ज्यादा लगेगा और उसका कुछ लेना देना है नहीं, प्रोडक्ट्स तो इसी के बेसिस पे बना के देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ H2O मींस हाइड्रेशन। अच्छा, एल्काइन पर भी HX का एडिशन हो जाएगा। ये लो, मैं एल्काइन का एग्जांपल लेना भूल गया, एल्काइन पर भी HX का एडिशन करा देते हैं ना। ये लो एल्काइन है, तो एल्काइन पर HBr डाल दिया या HCl डाल दिया, जो भी है, HX डाल दिया, तो 1 मोल HX डाल दिया तो H कॉर्नर पे आएगा, X बीच में आएगा, और क्या है, ये आ गया X बीच में, H कॉर्नर पे। एक और HX डाल दोगे तो वापस मार्कोनिकॉफ, H यहां आएगा, X बीच में। ये लो, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। ये भी मार्कोनिकॉफ मतलब मैकेनिज्म नंबर 1 से ही होता है। जैसे HX का एडिशन हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही H प्लस और X माइनस जैसे आपने जोड़ दिया था, वैसे ही वाटर की रिएक्शन करोगे तो H प्लस और OH माइनस जोड़ देना, बस, और कुछ नहीं है। जैसे ये एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस पे वाटर की रिएक्शन किया। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट चाहिए H प्लस। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, केवल वाटर डाल दोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, बेस की प्रेजेंस में भी रिएक्शन नहीं होगी। कारण बता देता हूं, बेस और ये, इस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो अटैक करेगा। केवल वाटर डालोगे या बेस के प्रेजेंस से वाटर डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर वाटर के साथ एसिड डाल दिया तो काम बन जाएगा, या डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, डाइल्यूट वाटर से ही करोगे आप, ठीक है। तो वो H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो H प्लस आएगा कॉर्नर पर, OH आएगा बीच में, ये वाला एल्कोहल बनेगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, MP प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट तो वही होगा क्योंकि ये मैकेनिज्म नंबर 1 से रिएक्शन होती है। समझ में आ गया, वाटर का H प्लस कॉर्नर पर, OH माइनस बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक एल्कीन, एल्कीन पर वाटर की रिएक्शन किया, H प्लस आएगा कॉर्नर पर, और न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, वाटर का न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर का लोन पेयर यहां अटैक करता है। नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, H प्लस आएगा कॉर्नर पर तो बीच में बनेगा कैटायन, फिर वाटर का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वाटर के न्यूक्लियोफाइल में से OH जुड़ जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, वही वाटर का OH जुड़ जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो ये अल्कोहल बना मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। इस केस में देखना, अच्छा, एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन से कम होती है, तो अगर आप एल्काइन की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करना चाहो, डाइल्यूट H2SO4 से, देखा गया यार एक्सपेरिमेंटली ये रिएक्शन नहीं होती है। एल्कीन ने तो कर लिया था लेकिन एल्काइन कम रिएक्टिव होने के कारण नहीं कर पाता, इसको मरकरी सल्फेट चाहिए होता है एज ए कैटलिस्ट, ये मान लो। ऐसे बिना इस मरकरी के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करता, तो एल्काइन पर अगर रिएक्शन करानी है तो मरकरी के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ेगी, और ये मरकरी के प्रेजेंस में H2 का एडिशन हो जाएगा इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एल्काइन के प्रेजेंस में,
तो वाटर का H तो यहां आ गया कॉर्नर पर, OH बीच में आ गया, ये वाला कंपाउंड बना। अब ध्यान से देखो ये कौन है, ये है इनॉल। डबल बॉन्ड पर OH होता है तो उसे कहा जाता है इनॉल, जनरली स्टेबल नहीं होता। बेंजीन में OH लगा हो तो फिनॉल कहलाता है, वो तो फिर भी स्टेबल होता है, ये भी एक इनॉल है, ये तो एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबल होता है। ओपन चेन में बड़ा मुश्किल है स्टेबिलिटी, कोई रेयर ही एग्जांपल होते हैं। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाता है। H यहां से उठकर यहां चला गया तो ये CH3 हो गया, और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया तो ये कीटोन हो गया। इसमें इसे कहा जाता है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमराइजेशन इसमें हो गया, इससे कि यहां डबल बॉन्ड बना और यहां CH3 बना, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो एल्काइन पर अगर हाइड्रेशन होना तो एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, याद रखिएगा। एल्कीन पर हाइड्रेशन से अल्कोहल बनते हैं, एल्काइन का हाइड्रेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। इंटर कन्वर्जन में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। चले आगे, अल्कोहल की रिएक्शन तो बेकार रिएक्शन है, मैंने कहा ना। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल से, जैसे वाटर का एडिशन होता है ना वैसे का वैसा कर दो। वाटर का एडिशन हुआ था एल्कीन पर, H और OH का, यहाँ H और OR का एडिशन होगा, OMe है तो OMe का कर दो, ये लो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एसिडिक मीडियम में ही होती है। इस पर अल्कोहल का एडिशन करोगे, एसिडिक मीडियम डालोगे मतलब H2SO4, साथ में मरकरी डालना पड़ेगा एल्काइन के लिए। वो H यहां आएगा, OH OR ग्रुप आएगा, इसमें OH नहीं है। H यहां आया कोने पर, OR ग्रुप यहां आया। अब इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, H होता है तब टॉटोमेरिज्म होती है, R ग्रुप शिफ्ट नहीं होता। इस तरह का प्रोडक्ट इसमें बनना चाहिए। ये अल्कोहल का एडिशन है। नेक्स्ट लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस, मींस हेलोजनेशन रिएक्शन। ये मैकेनिज्म नंबर 2 से, जिस मैकेनिज्म नंबर 2 में मैंने नॉन क्लासिकल बनाया था ना साइक्लिक केटायन, वो वाली रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म नंबर 2, जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, जिसमें जनरली मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मेजर बनता है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा होता है, एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। बताऊं क्या वापस, ये दो, ये लो जी, देखना मैंने कहा ना नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है और अपोजिट साइड से एडिशन होता है, एंटी एडिशन बताया था इसको, एंटी एडिशन रिएक्शन है। लिखूंगा नहीं, लिख लेना, एंटी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वापस चलता हूं मैं अपने उसी मुद्दे की बात पर। ये रहा एल्कीन, रिएक्शन किया हेलोजन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां सॉल्वेंट का काम करता है, हेलोजन से रिएक्शन है। तो मैंने कहा ना ये एक इसमें एक तो X+ आएगा और उसके बाद में दूसरा X- आएगा। सुनना, देखो रिएक्शन कैसे होती है, कुल मिला के ये जुड़ जाएगा इसमें X2, एक X तो आके यहां जुड़ा, एक X आके यहां जुड़ गया, ये होगा। कैसे हुआ देखना, रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में ये जो X2 है इसमें से X+ जुड़ गया, इसका X+ तो जुड़ गया इस एल्कीन पर, और X- उसी सॉल्यूशन में बाहर रहा, तो ये X+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाता है इस तरह से, और इसी सॉल्यूशन में जो X- पड़ा हुआ है ना ये वाला, फिर वो जाके यहां बॉन्ड में आता है और इसको तोड़ देता है, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, विसिनल डाइहेलाइड बनता है, विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, इस तरह का मेथड है। एल्कीन पर भी हो सकता है, एल्काइन पर भी हो सकता है, दोनों पर रिएक्शन होती है। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो Br आएगा, फिर Br आएगा, तो मैं तो डायरेक्ट ही कर दूंगा, ये एक बार Br ये लगा दिया, एक Br ये लगा दिया, अपोजिट साइड से जुड़ता है। एल्काइन है, 1 मोल डाल दोगे तो एक Br इस तरफ, एक Br इस तरफ आएंगे अपोजिट साइड से, एक Br यहां, एक Br यहां, एक ही पाई बॉन्ड टूटा, यहां ट्रांस प्रोडक्ट बना है, और ये ट्रांस प्रोडक्ट इस चीज का इंडिकेशन है कि ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। अगर 2 मोल Br डाल देते तो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते, एक और Br बीच में इस जगह और इस जगह आ जाता, मतलब ये जो कार्बन है इस पर 2 Br, यहां पर भी 2 Br और H, ये वाला प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस की रिएक्शन ओजोनोलाइसिस किया जाए। अच्छा, ओजोनोलाइसिस 2 तरह का होता है,
एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में तो ओजोन लिया ही जाएगा, लेकिन सेकंड स्टेप में जिंक प्लस H2O का यूज किया जाता है, या फिर इनकी जगह डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज किया जाता है, तब तो कहलाता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, एक मिनट। और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, जिसमें पहले तो ओजोन तो डालेंगे ही डालेंगे, और जिंक यूज मत करना, केवल H2O कर लो या फिर H2O2 कर लो। ओजोन से रिएक्शन है, और लाइसिस का मतलब तोड़ देना। ओजोनोलाइसिस, ओजोन तोड़ देता है किसको? एल्कीन और एल्काइन को, दोनों का होता है ये। तो दो तरीके से होता है ये। देखो मैंने क्या किया, ओजोन लिया और सेकंड स्टेप में H2O जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड ले लिया, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब एल्कीन पर जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एल्कीन पे समझा रहा हूं, एल्काइन भी काफी कुछ वैसा ही है। तब जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया जाता है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, टूट जाएगा, विघटन हो जाएगा। हाइलाइसिस का मतलब ही डिसोसिएशन है, तो यहां डिसोसिएशन हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पर भी बनेगा C डबल बॉन्ड O। यहां एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, डिपेंड करता है आपने कैसा कंपाउंड लिया है। यहां R ग्रुप कैसे हैं, जैसे R ग्रुप है वैसे ही एल्डिहाइड कीटोन इसमें बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहां रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की जगह ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का यूज किया होता, तो ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं यहां पे। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का यूज किया जाता तो जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज नहीं करते हैं इसमें, इसका यूज किया जाता, तो यहां अगर कोई एल्डिहाइड है तो वो एल्डिहाइड बहुत आसानी से और ऑक्सीडेशन करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वापस बोलूंगा क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का यूज किया जाता तो यहां इस प्रोडक्ट में अगर कोई एल्डिहाइड बन रहा होता तो एल्डिहाइड और आगे ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता। मतलब प्रोडक्ट उस केस में एल्डिहाइड नहीं बनता है। कीटोन तो चल जाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल है, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की कहानी। नेक्स्ट है इपॉक्सीडेशन। अगर किसी एल्कीन, ये एल्कीन का ही होता है, एल्काइन का नहीं होता, एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड से करवा दी जाए। पर एसिड का मतलब है ये तो नॉर्मल एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा डाल दिया, ये है पर एसिड, इससे करा दी जाए। उस केस में ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन आके इस जगह बॉन्ड बना लेता है कार्बन पर और इपॉक्साइड बना लेता है, इसे कहा जाता है एक इपॉक्साइड बन गया। ठीक है, और ये तो खुद तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही जाएगा, ये खुद तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रोसेस को कहा जाता है इपॉक्सीडेशन। यहां R इक्वल्स टू मिथाइल, फिनाइल वगैरह कई तरीके के लिए जा सकते हैं, पर एसिड कई तरह के लिए जा सकते हैं। चले आगे, चलो नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है एल्कीन पर हाइड्रोक्सिलेशन। जैसे हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, सुनना, हेलोजनेशन का मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा और हेलोजन हेलोजन जुड़ जाएंगे। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेंगे तो हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। तो एल्कीन पर कोल्ड KMnO4 बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए, जिसे कहा जाता है बेयर्स रिएजेंट, पर्पल कलर का होता है, या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड H2O2 या सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में डाल दी जाए, उस केस में हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब बता दिया, पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। यही रिएक्शन एल्काइन पर भी हो सकती है, बेयर्स रिएजेंट डाल दो या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, कोल्ड KMnO4 या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये याद रखो। अच्छा, KMnO4 हाई टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए, काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह ही काम कर जाएगा। लेकिन अगर डाइल्यूट वाली कंडीशन है, उस केस में ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है। और एल्काइन में भी क्या होगा देखना, एक पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड टूटा, OH OH आ गए, दूसरा पाई बॉन्ड टूटा, OH OH आ गए। अब एक कार्बन पे 2 OH तो स्टेबल नहीं होते, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, अनस्टेबल होता है ये। तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है,
2H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करता है और यहां बन जाता है C+O मीन्स एडजेसेंट पोजीशन पे, पास पास वाली पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप बन जाते हैं। तो यहां तो क्या बना एल्कीन से, विसिनल डाइऑल, और यहां डाइओन। इस तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन के रिएक्शन होती है। तो आई थिंक ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये एल्काइन की और एल्कीन की मेजर रिएक्शंस मैंने यहां ले ली है। अब स्टार्ट करते हैं बेंजीन। देखता हूं टाइम कितना बचता है हमारे पास में। टाइम तो हो गया है। अब मैं ज़्यादा टाइम लूंगा ना तो आप लोगों को बोरिंग होगी। ऐसे तो हो ही जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वैसे ही बोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। बेंजीन वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में मैं ऐड करके दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन, और आगे के चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ओके, बाय बाय। मेहनत करते रहिएगा और प्रैक्टिस के लिए शीट जरूर करें। अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने 1.5 घंटे की क्लास के अंदर पूरी कोशिश की है कि सारी रिएक्शंस, जितनी अच्छी रिएक्शंस हैं, जितनी कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उन सभी रिएक्शन का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दूं, जिससे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस तो बनेंगी ही, और साथ में थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।